हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल के थ्रू हम सभी आईएनसी के सिलेबस कवर करने वाले हैं। तो आज के इस सेशन में हम सभी स्टडी करेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक, ओके। तो यहाँ पर आप सब कुछ पढ़ोगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, और मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम को टोटली 4 कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। ओके, तो हम लोग चलते हैं सेकेंड स्लाइड की तरफ। सेकेंड स्लाइड देखिए, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का होल डायग्राम है। ठीक, ये स्टार्ट होता है माउथ से और एंड होता है एनस पर। आई थिंक आपने 8th क्लास में भी पढ़ा होगा, 11th 12th ये सारे क्लासेस में आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़े होंगे। 12th में तो आपने फिजियोलॉजी पढ़ा होगा डाइजेस्टिव सिस्टम का, उसमें ये डायग्राम आपने वहाँ पर देखा होगा। ठीक, तो इस डायग्राम में कुछ भी नहीं है। सबसे पहले तो आपका माउथ से ये स्टार्ट होता है और माउथ के जस्ट ऊपर क्या होता है, सैलिवरी ग्लैंड होता है। ठीक, और माउथ में ही आपको टंग देखने को मिलता है, एपिग्लोटिस, एसोफेगस। ठीक, ये सारे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स होते हैं। ये पाथवे होता है, कैसे कैसे डाइजेशन होता है, कैसे एनस के थ्रू स्क्रीट आउट होता है। स्टोमक हो गया, फिर से लीवर हो गया, आपका गल ब्लैडर है, ड्यूडेनम है, पैनक्रियाज है, इलियम है, सिकम है, अपेंडिक्स है, कोलोन है, रेक्टम और एनस। ये सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में, तो आप यहाँ पर ध्यानपूर्वक सुन सकते हो। और यदि आपको कोई भी डिस्टर्बेंस होए, कोई भी डाउट होए, तो आप पूछ भी सकते हो। ठीक, तो ये तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, और यहाँ से हमारा मेन स्टार्ट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। यदि मान लीजिए क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज डाइजेस्टिव सिस्टम, तो इसका आंसर आप किस रूप में लिख सकते हो? तो देखो, द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम को हम लोग क्या क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम को हम लोग नॉर्मली डाइजेशनल ट्रैक्ट भी बोला जाता है, जीआई ट्रैक्ट भी बोला जाता है, जीआईटी भी बोला जाता है, गट भी बोला जाता है, एलिमेंट्री कैनाल भी बोला जाता है। ओके, इज एन ऑर्गन सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? ऑर्गन सिस्टम होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन्स लाई करते हैं विद इन द ह्यूमन एंड अदर एनिमल विच टेक इन फूड, डाइजेस्ट इट, ऑब्जर्व एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स एंड एक्सपेल द रिमेनिंग वेस्ट एज फीसेस। इसमें क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है कि इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स लाई करते हैं। ये ह्यूमन बींग्स में भी होता है और एनिमल में भी होता है। इसमें हम लोग फूड खाते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, फूड एब्जॉर्ब होता है, उसके न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं। ठीक, और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट होता है जो कि लार्ज इंटेस्टाइन में स्टोर होता है, और लार्ज इंटेस्टाइन में जो वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट होकर स्टोर होते हैं वो स्क्रीट आउट हो जाते हैं, वो फीसेस बाहर निकल जाते हैं। किसके थ्रू? एनस के थ्रू। तो इसे ही हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर आपका मेजर ऑर्गन दिया गया हुआ है डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो मेजर ऑर्गन में क्या क्या आ जाएगा? सबसे पहला आपका माउथ आ जाएगा, फेरिंग्स आ जाएगा, एसोफेगस आ जाएगा, स्टोमक आ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन आ जाएगा, रेक्टम आ जाएगा। नॉर्मली यहाँ पर जितने भी ऑर्गन्स दिए गए हुए हैं ये आपके मेजर ऑर्गन्स होते हैं। कौन से ऑर्गन होते हैं? मेजर ऑर्गन। ओके, तो जैसे कि माउथ, ये सारा कुछ के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, वन बाय वन सारा कुछ हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो नॉर्मली अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक ओवरव्यू ले रहे हैं कि नॉर्मली हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या होता है। ये हमारे पीपीटी या फिर आप पीडीएफ बोल सकते हो, उसमें जो स्टार्टिंग फेज है, या फिर आप ग्रेजुएशन में आंसर लिखते हो तो आप ऐसे ही लिख सकते हो। यदि आप ऐसे लिखते हो तो आपका मार्क्स काफ़ी अच्छा आ सकता है। ठीक, यहाँ तक कि आप टॉप भी कर सकते हो। तो आप ऐसे लिखोगे, इस सीक्वेंस में लिखोगे तो योर आंसर शुड बी रिप्रेजेंटेबल। ठीक, बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगा। तो ऐसे में मेजर ऑर्गन्स ये होते हैं। तो हमने मेजर ऑर्गन देख लिए, और सारे ऑर्गन्स के बारे में हमें डिटेल में भी पढ़ना है। अभी तो हम लोग सुपरफिशियली देख रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग डिटेल भी देखेंगे। और डाइजेस्टिव सिस्टम को मैंने 4 कैटेगरी में कैटेगराइज किया हुआ है। यदि आप नोट्स भी बनाना चाहते हो तो आप इसे लिख सकते हो, इट इज़ योर नोट्स ओनली। ये आपका नोट्स ही है, इसे आप ऐसे लिखोगे डाइजेस्टिव सिस्टम, तो इट शुड बी बेटर फॉर यू। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे एसेसरी ऑर्गन। एसेसरी ऑर्गन इट मीन्स दैट, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में वो कौन से ऑर्गन है जो कि हेल्पिंग का काम करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करवाते हैं। तो नॉर्मली लीवर होता है, गल ब्लैडर होता है, पैनक्रियाज होते हैं, सैलिवरी ग्लैंड होता है।
डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करवाते हैं, फूड के डाइजेशन में हेल्पफुल होते हैं। तो इनके बारे में हम ये सारे ग्लैंड्स के बारे में, ये सारे एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन के बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे वन बाय वन। ठीक, तो ये थोड़ा सा लंबा चैप्टर है। ठीक, तो आप इससे कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा। ये सारा कुछ आपका आईएनसी सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ये कोई फालतू नहीं है। मतलब कि जैसे होता है कि काफ़ी स्टूडेंट सोचते हैं कि यार क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो यहाँ जो भी पढ़ाया जा रहा है ये टू द पॉइंट, टू द सिलेबस है, आईएनसी के सिलेबस। ठीक, अब देखिए फंक्शन ऑफ जीआई ट्रैक्ट। जीआई ट्रैक्ट का क्या फंक्शन होता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि जीआई ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है और डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या होता है, दोनों सेम होता है। ओके, डाइजेस्टिव सिस्टम आप बोलो या फिर जीआई ट्रैक्ट बोलो, बोथ आर सेम। तो इनके फंक्शन क्या होते हैं, सबसे पहले इंजेशन होता है। ठीक, इंजेशन मतलब होता है कि जो हम लोग फूड को लेते हैं, फूड को माउथ में लेते हैं, उसे च्यू करते हैं। ठीक, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंजेशन बोलते हैं। टेकिंग ऑफ फूड इनटू द एलिमेंट्री ट्रैक्ट, एलिमेंट्री ट्रैक्ट में जो फूड हम लोग लेते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंजेशन। जैसे कि एग्जांपल में आप देख सकते हो, ईटिंग हो गया, ड्रिंकिंग हो गया, ये सारे इंजेशन के एग्जांपल हो सकते हैं। प्रोपल्सन, प्रोपल्सन का मतलब होता है मिक्सेस, जो हम लोग फूड को मिक्स करते हैं एंड मूव द कंटेंट अलोंग द एलिमेंट्री कैनाल। जैसे देखते हो कि आप फूड लेते हो, फूड कहाँ लेते हो, माउथ में लेते हो, माउथ में उसे च्यू करते हो टीथ के थ्रू। ठीक, और जीभ क्या करता है, उसे बोलस में कन्वर्ट करता है और फिर वो एलिमेंट्री ट्रैक्ट में चला जाता है, तो इसे हम लोग प्रोपल्सन बोलते हैं। डाइजेशन, डाइजेशन का मतलब होता है आपका खाना का पचना। ये मैकेनिकल ब्रेकडाउन होता है, फूड का मैकेनिकल ब्रेकडाउन होता है जो कि मास्टिकेशन के प्रोसेस से होता है। मास्टिकेशन का मतलब होता है च्यूइंग, जो आप टीथ से करते हो, च्यू करते हो, चबाते हो खाने को, तो इसी को हम लोग बोलते हैं मास्टिकेशन, जो कि डाइजेशन करवाने में हेल्पफुल होता है। केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड इनटू अ स्मॉल मॉलिक्यूल बाय एंजाइम्स, जो भी एंजाइम हमारे माउथ में प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम का मतलब ये होता है कि वो फ्लूइड लाइक सब्सटेंस होते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्पफुल होते हैं, डाइजेशन करवाने में बहुत ही मेन रोल प्ले करते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका इनका फंक्शन ऑफ जीआई ट्रैक्ट। अब हम लोग चलते हैं आगे हम लोग चलते हैं, और भी इनके फंक्शन है, तो और भी हम लोग इसका फंक्शन देख लेते हैं। तो इसके आगे वाले फंक्शन को देखते हैं। अब्जॉर्प्शन भी होता है जो कि जीआई ट्रैक्ट होता है, इसमें आपका नॉर्मल अब्जॉर्प्शन भी होता है। अब मान लो इंजेक्शन हो गया, ठीक, डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन भी तो होना चाहिए ना। अब मान लो कि जो आप न्यूट्रिएंट जो खाना खा रहे हो उसमें से जितने भी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं वो कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब होंगे, तो ही हमारे बॉडी को एनर्जी मिलेगा। यदि मान लो कि हमारे बॉडी को एनर्जी नहीं ना मिले तो डाइजेशन होने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो इसलिए एब्जॉर्प्शन भी होना बहुत ज़रूरी है। ये मेनली एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है या फिर लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। दिस इज़ द ग्रुप, देखो एब्जॉर्प्शन का क्या डेफिनेशन लिखा हुआ है, दिस इज द प्रोसेस बाय विच डाइजेस्टेड फूड सब्सटेंस पासेस थ्रू द वॉल ऑफ सम ऑर्गन्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इनटू द फूड फॉर द सर्कुलेशन। ठीक, तो ये क्या होता है कि सर्कुलेशन मतलब कि हमारे ब्लड में जाकर ये क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन है, वहाँ पर बहुत सारे आपके कैपिलरी अटैच रहते हैं, तो उस कैपिलरी के थ्रू क्या होता है कि फूड से जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं और ब्लड में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ये होता है एब्जॉर्प्शन का काम। अब एलिमिनेशन मतलब हो गया कि जो भी डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, अब लास्ट फेज आता है एलिमिनेशन। अब मान लो कि जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसे निकालना भी भाई ज़रूरी है। यदि मान लो कि आप वेस्ट प्रोडक्ट को इलिमिनेट नहीं करोगे तो वो स्टोर होते जाएगा, टॉक्सिसिटी उसका बढ़ सकता है, टॉक्सिक बन सकता है, इसलिए एक्सक्रीशन होना भी ज़रूरी है। इलिमिनेशन का मतलब होता है फूड सब्सटेंस दैट हैव बीन ईटेन बट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड, मतलब जो भी फूड आपने खाया है और अभी डाइजेस्ट नहीं हुआ है, एंड ऑब्जॉर्ब्स आर एक्सक्रीटेड फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल एज अ फीसेस बाय द प्रोसेस ऑफ डिफिकेशन। डिफिकेशन का मतलब एक्सक्रीशन भी होता है या फिर वेस्ट प्रोडक्ट का बाहर निकलना भी होता है, ठीक, जो कि एनस के थ्रू होता है। तो यहाँ पर इलिमिनेशन में ये बोला जा रहा है कि आपने जो खाना खाया, खाना खाने के बाद अब मान लो कि खाने से तो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो गया, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट बचता है तो वो क्या होता है, कहीं ना कहीं स्टोर होते रहता है। अब उससे कोई हमें न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता है, तो वो धीरे से क्या होता है कि वो
स्क्रीट आउट हो जाता है, वो बाहर निकल जाता है, उसका डिफिकेशन हो जाता है। ठीक, तो आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर होगा, ये पेज क्लियर होगा। और यदि आपको पीपीटी चाहिए हो या फिर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। आप मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो और टेलीग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हो। आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। और ग्रेजुएशन में उतने कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं जितना स्टूडेंट सोचते हैं। ठीक, यदि आप एक सीक्वेंस वे में प्रिपेयर करो तो आप आसानी से कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं आगे की तरफ, मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं और नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे माउथ से डाइजेशन स्टार्ट होता है। तो आज के वीडियो में हम लोग माउथ सारा क्लियर करेंगे। माउथ क्या होता है? माउथ एक ऑर्गन होता है। ठीक, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे पहला ऑर्गन माउथ ही होता है। द माउथ इज द फर्स्ट पोर्शन, पहला पोर्शन होता है किसका? एलिमेंट्री कैनाल का, डैट रिसीव फूड एंड प्रोड्यूस सलाइवा। ये क्या करता है? फूड को रिसीव करता है और क्या करने का काम करता है? सलाइवा का प्रोडक्शन करता है, सलाइवा को प्रोड्यूस करता है, निकालता है। ठीक, कहाँ? हमारे ओरल कैविटी में। द ओरल म्यूकस इज द म्यूकस मेम्ब्रेन एपिथेलियम। अब यहाँ पर जो लिखा हुआ है सेकेंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट तो आई थिंक आपको क्लियर होगा। सेकेंड पॉइंट में ये लिखा हुआ है द ओरल म्यूकस इज़ द म्यूकस मेम्ब्रेन एपिथेलियम। जो ओरल का म्यूकस होता है, जो हमारे माउथ में देखते हो कि कभी हमेशा चिपचिपा सब्सटेंस बना हुआ रहता है, हमेशा फ्लूइड लाइक सब्सटेंस बना हुआ रहता है, तो वो क्यों होता है? म्यूकस मेम्ब्रेन एपिथेलियम एक लाइनिंग होती है इनसाइड द माउथ से, उससे क्या होते हैं कि एंजाइम सीक्रेट होते हैं, सलाइवरी अमाइलेज सीक्रेट होते रहता है। वो क्या करता है कि हमेशा फूड के साथ मिक्स होते रहता है और फिर उससे डाइजेशन में हेल्प करवाता है। हमारे माउथ में भी 1% के लगभग डाइजेशन हो ही जाता है। ठीक, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं माउथ। और माउथ में भी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि माउथ क्या होता है, इनके फंक्शन क्या होते हैं। तो माउथ क्या होता है? फर्स्ट पोर्शन होता है किसका? डाइजेस्टिव सिस्टम का। ठीक, तो आप ये याद रखना। अब देखो यहाँ रिलेशन दिया गया हुआ है, मतलब कि माउथ का पोजीशन दिया गया हुआ है कि माउथ में एंटीरियरली क्या है, पोस्टीरियरली क्या है, इन्फीरियरली क्या है, सुपीरियरली क्या है, ये सारा कुछ आपको जानना है। ठीक, तो देखो रिलेशन के रूप में दिया हुआ है एंटीरियरली मतलब कि आगे साइड में, माउथ के फ्रंट साइड में क्या है? लिप्स है, लिप्स जो कि आपको दिख रहा होगा, जो कि बाहर दिखता है, लिप्स, होठ। ओके, पोस्टीरियरली मतलब कि माउथ के पीछे साइड में क्या है? कंटिन्यू विथ ओरोफैरिंक्स, पीछे साइड में आपको दिखेगा ओरोफैरिंक्स। ठीक, वैसे तो दिखता नहीं है, वो हमारे माउथ के जस्ट पीछे साइड में है। आपको एज्यूम करना है कि हाँ चलो पीछे साइड में है, ओरोफैरिंक्स है। ओके, लेटरली हम लोग देखते हैं लेटरली क्या होता है। लेटरली मतलब कि हमारे माउथ के साइड में क्या है? तो हमारे माउथ के साइड में नॉर्मल सी बात है, चीक ही होगा। चीक मतलब गाल, दोनों साइड में गाल होता है। ठीक, और फिर सुपीरियरली, हमारे माउथ के सुपीरियरली क्या है? सुपीरियरली मतलब कि आप माउथ को एज्यूम करो, माउथ में जीभ हो गया, जीभ के जस्ट ऊपर क्या आपको दिख रहा है? हार्ड पैलेट दिखेगा। आप टच करोगे जीभ से तो आपको ऐसा महसूस होगा कि अरे भाई ऊपर तो हार्ड पैलेट, मतलब कि हार्ड जैसा महसूस हो रहा है, बोनी लाइक सब्सटेंस बना हुआ है। तो ऊपर आपको क्या महसूस होता है? हार्ड पैलेट महसूस होता है। और इन्फीरियरली मतलब होता है कि नीचे के साइड में, ऊपर के साइड में तो हम लोगों ने देख लिया कि बोनी हार्ड पैलेट होता है, नीचे के साइड में क्या होता है? मस्कुलर टंग होता है, जीभ होता है। जीभ बताने की तो कोई बात नहीं है, जीभ नॉर्मली आप देख सकते हो कि यहाँ पर होता है ये। और ये क्या होता है? सॉफ्ट टिश्यू होता है। किसका सॉफ्ट टिश्यू? मतलब कि जो हमारा माउथ में जीभ होता है वो सॉफ्ट टिश्यू से बना हुआ होता है। ठीक, ये हमारे माउथ के फ्लोर पर प्रेजेंट रहता है। तो यहाँ पर हमने इसके रिलेशन भी देख लिए कि एंटीरियरली कौन सा प्रेजेंट रहता है, सुपीरियरली क्या होता है, लेटरली क्या होता है, ये सारा कुछ हम लोग ने देख लिया। आई थिंक आपको ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। और हम लोग चलते हैं आगे के साइड में। यदि इसका PDF चाहिए हो तो आप बता सकते हो। अब हम लोग चलते हैं आगे, नेक्स्ट स्लाइड नंबर 7 में चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको एक डायग्राम दिखाया गया हुआ है। इस डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है? ये किस चीज़ का डायग्राम है? ये नॉर्मली हमारे माउथ का डायग्राम है। इसमें आपको क्या क्या दिख रहा है? इसमें सबसे पहले तो आपको लिप दिख रहा है, लिप्स, 2 लिप्स दिख रहे हैं, एक ऊपर के साइड में, एक नीचे के साइड में। ठीक, तो इसे हम लोग बोल सकते हैं कि एक सुपीरियरली प्रेजेंट है लिप्स, एक इन्फीरियरली प्रेजेंट है। तो ये लिप्स हो गया। उसके बाद आपको क्या दिख रहा है?
टीथ दिख रहे हैं वाइट कलर के, उसके जस्ट ऊपर आपको गम दिख रहे होंगे। ये हो गया गम, ये हो गया टीथ है, ठीक। ये हो गया हार्ड पैलेट। हार्ड पैलेट जो कि हमारे माउथ, जो हमारा जीभ होता है उसके जस्ट ऊपर होता है। फिर जो ये यहाँ पर ये वाला पोर्शन दिख रहा है, इसे हम लोग बोलते हैं उल्वा, उल्ला बोलते हैं, ठीक। सॉफ्ट पैलेट क्या होता है, जो टॉन्सिल वाला एरिया होता है, टॉन्सिल वाला एरिया को आप एज्यूम कर सकते हो, जो टॉन्सिल वाला एरिया होता है उसे हम लोग बोलते हैं सॉफ्ट पैलेट, ओके। और टॉन्सिल क्या होता है, टॉन्सिल देखो यहाँ पर मैं दूसरा कलर ले रहा हूँ ताकि आपको यहाँ समझने में दिक्कत ना होए, येलो ले रहे थे। देखो यहाँ पर जो ये वाला पोर्शन दिख रहा है, ये दोनों साइड में यहाँ पर एक पोर्शन होता है दोनों साइड में, तो इसे हम लोग बोलते हैं टॉन्सिल बोलते हैं, क्लियर। और टॉन्सिल के जस्ट नीचे ये तो आपको पता ही है कि ये जीभ है, ठीक। तो ये हो गया आपका माउथ का डायग्राम है, और माउथ का डायग्राम बनाने आना चाहिए, और माउथ में क्या क्या प्रेजेंट होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। अब हम लोग चलते हैं स्लाइड नंबर 7 में, और यहाँ पर हम लोग अब जानेंगे थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज। अब देखिए यहाँ पर हम लोग देखिए द पैलेट फॉर्म्स द रूफ। जो पैलेट होते हैं, देखो दो टाइप के पैलेट होते हैं, एक तो हार्ड पैलेट होता है, एक सॉफ्ट पैलेट होता है। हार्ड पैलेट बोनी सरफेस होता है, जब आप जीभ से ऊपर टच करते हो तो वो जो बोनी सरफेस दिखता है उसे हम लोग बोलते हैं हार्ड पैलेट। और उसके पोस्टीरियरली मतलब कि हार्ड पैलेट के जस्ट पीछे आपको सॉफ्ट पैलेट महसूस होगा। सॉफ्ट पैलेट आप जीभ से ही टच करके महसूस कर सकते हो। जीभ से आप जैसे ही पीछे के साइड में टच करोगे, ऊपर पीछे के साइड में, तो वहाँ पर आपको सॉफ्टली फील होगा, ठीक, टॉन्सिल वाला एरिया में, तो उसे हम लोग बोलते हैं सॉफ्ट पैलेट। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि द पैलेट फॉर्म्स द रूफ ऑफ द माउथ। पैलेट क्या बनाता है, माउथ का रूफ बनाता है, सतह बनाता है। इज डिवाइडेड इंटू एंटीरियर हार्ड पैलेट। एंटीरियर क्या होता है, आगे के साइड में क्या होता है, हार्ड पैलेट होता है, और पोस्टीरियर क्या होता है, सॉफ्ट पैलेट होता है, मतलब पीछे के साइड में सॉफ्ट पैलेट होता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, उल्ला। उल्ला क्या होता है, जो अभी हम लोगों ने देखा माउथ के डायग्राम में, जो उल्ला होता है वो एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, वो हाईली म्यूकस्ड मेम्ब्रेन से बना हुआ, मतलब कि वहाँ पर हमेशा म्यूकस जनरेट होते रहता है। तो उल्ला इज़ कवर्ड फोल्ड ऑफ मसल्स कवर्ड विथ म्यूकस मेम्ब्रेन। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो उल्ला होता है वो कवर्ड फोल्ड होता है, मतलब कि एक फोल्ड जैसा बना हुआ है, सिलेंडर शेप में रहता है। वो एक मसल से बना हुआ रहता है जो कि म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर्ड रहता है, वहाँ पर सबसे अधिक म्यूकस मेम्ब्रेन जनरेट होता है। वो हैंगिंग रहता है, मतलब लटका हुआ रहता है, हैंगिंग डाउन फ्रॉम द मिडिल से क्या होता है, वो लटका हुआ रहता है। आगे हम लोग चलते हैं टंग। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमारे मैसेज बॉक्स में यहाँ यूट्यूब चैनल पर भी आप मैसेज कर सकते हो, ठीक। और यदि कोई डाउट ना होए, यदि आपको ऐसा लगे कि मुझे कौन सा चैप्टर पढ़ाना चाहिए, आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, तो उसके लिए भी आप मैसेज कर सकते हो, ठीक। आगे हम लोग चलते हैं टंग के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। टंग क्या होता है, नॉर्मली जीभ, ठीक। तो टंग के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। अभी हम लोग क्या स्टडी कर रहे थे, माउथ के बारे में, और यहाँ से स्टडी हो गया, यहाँ से स्टार्टिंग हो गया आपका टंग के बारे में। तो टंग इज़ द मस्कुलर ऑर्गन। टंग क्या होता है, मस्कुलर ऑर्गन होता है इन द माउथ, कहाँ, माउथ में, ठीक। डैट मैनिपुलेट फूड फॉर मास्टिकेशन। इसका मेन काम ये होता है कि जो फूड हम लोग लेते हैं ये उससे मिक्स करने का काम करता है, ठीक, और मास्टिकेशन के प्रोसेस में भी हेल्प करवाता है, च्यूइंग में भी हेल्प करवाता है। एंड इज़ यूज्ड इन एक्ट ऑफ स्लोइंग, मतलब जो हम लोग खाना को अंदर लेते हैं, जैसे मान लो कि खाना तो मिक्स हो गया, बोलस में भी कन्वर्ट हो गया, बोलस में भी चेंज हो गया, मतलब कि जिसे हम लोग नॉर्मल भाषा में ऐसे नॉर्मल लैंग्वेज में बोल सकते हैं, जिसे कवर भी बोलते हैं, छोटे छोटे गोल गोल साइज़ में कन्वर्ट हो जाता है। जो बोलस होता है वो गोल गोल साइज़ में कन्वर्ट हो जाता है, और जब हम उसे घुटते हैं उसे स्लोइंग बोलते हैं। घुटने के बाद वो हमारे एसोफेगस में चला जाता है। एसोफेगस में जाने के बाद वहाँ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू हमारे पेट के साइड में चला जाता है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि टंग का मेन काम ये होता है, सबसे पहले तो टंग कैसा होता है, मस्कुलर ऑर्गन होता है, और इसका मेन काम ये होता है मास्टिकेशन में हेल्प करवाता है, और स्लोइंग में भी हेल्प करवाता है, घुटने में भी हेल्प करवाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, इट इज़ ऑफ इम्पोर्टेंट इन डाइजेस्टिव सिस्टम। यदि मान लो टंग ही न रहे, अगर जीभ ही न रहे, अगर जीभ नहीं रहता तो क्या हम लोग डाइजेशन के प्रोसेस
कंप्लीट कर पाते? नहीं कर पाते। इसलिए यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम में जीभ का होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि ना होए जीभ तो मास्टिकेशन नहीं होगा, च्यू नहीं कर पाएंगे अच्छे से, स्पीक नहीं कर पाएंगे, ठीक। तो इसलिए इट इज़ इम्पोर्टेंट इन डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एंड इज़ द प्राइमरी ऑर्गन। और ये कैसा ऑर्गन है? प्राइमरी ऑर्गन है, मुख्य ऑर्गन है। इसके बिना कोई काम नहीं होने वाला है। प्राइमरी ऑर्गन किस लिए है? टेस्ट के लिए है। यदि मान लो जीभ ना होए तो आप टेस्ट को महसूस नहीं कर पाओगे कि कौन सा जो भी आप खाना खा रहे हो वो मीठा लग रहा है या तीखा लग रहा है या सावर लग रहा है या फिर बिटर लग रहा है, कैसा लग रहा है, उसका टेस्ट कैसा है, ये जानने के लिए जीभ का होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टंग के बारे में फर्दर और भी डिटेल दिया गया हुआ है। द टंग अपर सरफेस, यहाँ पर इसके लोकेशन दिए गए हुए हैं कि टंग के ऊपर क्या है, पीछे क्या है, नीचे क्या है, बगल में क्या है, आगे क्या है, ये सब कुछ दिया गया हुआ है। द टंग अपर सरफेस डोर्सम इज कवर्ड। देखो, अपर सरफेस को हम लोग डोर्सम पार्ट भी बोलते हैं, ऊपर वाला पार्ट, ठीक। जो जीभ का ऊपर जहाँ पर पैपिला प्रेजेंट होता है उसे हम लोग डोर्सम एरिया बोलते हैं। इज कवर्ड बाय द टेस्ट बर्ड। वहाँ पर मेनली क्या होते हैं? टेस्ट बर्ड होते हैं, ठीक। न्यूमरस मतलब बहुत सारे टेस्ट बर्ड होते हैं, कहाँ? डोर्सम एरिया में। और उसे लिंगुअल पैपिला भी हम लोग बोल सकते हैं। लिंगुअल पैपिला भी उसे कहा जाता है, जो कि ऊपर के साइड में प्रेजेंट रहता है। ह्यूमन टंग इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। ह्यूमन टंग को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया हुआ है। एंड ओरल पार्ट, पहला पार्ट क्या है? ओरल पार्ट एट द फ्रंट एंड द फेरेंजियल पार्ट एट द बैक। मतलब कि आगे वाले पार्ट को क्या बोला गया है? ओरल पार्ट बोला गया है। और पीछे वाले पार्ट को क्या बोला गया है? फेरेंजियल पार्ट बोला गया है। क्लियर? अब देखो यहाँ पर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये तो क्लियर हो गया, आई थिंक ये क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं आगे देखेंगे। यहाँ पर ब्लड सप्लाई देखेंगे। ब्लड सप्लाई भी तो होना चाहिए। अगर मान लो कि टंग है, टंग में अगर ब्लड सप्लाई ना होए तो ब्लड सप्लाई क्यों ज़रूरी है? हमारे बॉडी को, आपको ये तो पता ही होगा कि हमारे बॉडी को ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है। यदि हमारे बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हमारे ऑर्गन को या फिर हमारे टिश्यू को एनर्जी नहीं मिल पाएगा, और एनर्जी नहीं मिलेगा तो फिर उनका फंक्शन रुक जाएगा। तो यहाँ पर ब्लड सप्लाई भी होना बहुत ज़रूरी है, ऑक्सीजन के लिए, एनर्जी के लिए, ठीक, न्यूट्रिएंट्स के लिए। तो ब्लड सप्लाई के रूप में क्या क्या होता है? यहाँ पर लिंगुअल आर्टरी प्रेजेंट होता है। कौन सा आर्टरी? लिंगुअल आर्टरी। ये सब याद रखना। ऐसे आप सीक्वेंशियल वे में लिखते हो तो आपको बहुत ही अच्छा मार्क्स मिल सकता है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम अकॉर्डिंग टू योर आईएनसी सिलेबस चल रहा है, आप कभी मत भूलना। और आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हो बीएससी नर्सिंग क्लासेस के लिए। यहाँ पर सारे क्लासेस एप्रोप्रिएट मिलेंगे, ठीक। थोड़ा सा वीडियो अपलोड करने में टाइम लगता है, लेकिन आप यहाँ बने रह सकते हो, ठीक है। तो ब्लड सप्लाई क्या होता है? यहाँ पर लिंगुअल आर्टरी प्रेजेंट रहता है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी भी प्रेजेंट रहता है। मतलब कि यहाँ कैरोटिड आर्टरी भी प्रेजेंट रहता है। देखिए यहाँ पर हो सकता है कि लिंगुअल आर्टरी क्या होता है, कैरोटिड आर्टरी क्या होता है, इसे समझने में आपको लग रहा हो कि भाई ये कहाँ से आ गया, लिंगुअल अब कहाँ से आ गया, कैरोटिड ये सब नाम कहाँ से आ गया। तो थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में लगता है, लेकिन आपको इसके बारे में भी स्टडी करना है। हमारे आईएनसी सिलेबस में आर्टरीज और वेन के बारे में भी स्टडी करने होते हैं, ठीक, कि हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ कौन से वेन प्रेजेंट रहता है, कौन कौन आर्टरी प्रेजेंट रहता है। तो अभी तो हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको बस यहाँ पर याद रखना है कि यहाँ पर ब्लड सप्लाई किसके थ्रू होता है? लिंगुअल आर्टरी के थ्रू होता है, और फिर एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी के थ्रू, ठीक। और इनके लोकेशन आपको पता होना चाहिए। जो कैरोटिड आर्टरी होता है इनका लोकेशन कहाँ होता है, और लिंगुअल आर्टरी का लोकेशन क्या होता है। तो धीरे धीरे आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। आगे चलते हैं। वेनस ड्रेनेज। वेनस ड्रेनेज कौन कौन होते हैं? वेनस ड्रेनेज कहने का मतलब ये है कि कौन कौन से वेन प्रेजेंट रहते हैं। जो हमारा लिप्स होता है, जो हमारा टंग होता है, ठीक, हमारे माउथ एरिया में कौन कौन से वेन्स प्रेजेंट रहते हैं। तो एक तो लिंगुअल वेन रहता है, एक इंटरनल जुगुलर वेन होता है, 2 वेन प्रेजेंट रहते हैं। और नर्व सप्लाई क्या होता है? हाइपोग्लोसल नर्व होता है टेस्ट एंड सेंसेशन के लिए, ठीक। ग्लोसल फेरेंजियल नर्व्स होते हैं। टेस्ट और सेंसेशन के लिए क्या प्रेजेंट रहते हैं? ग्लोसोफेरेंजियल नर्व्स। मतलब कि जो भी आप खाना खाते हो तो उसका जो सिग्नल होता है, जो भी
सिग्नल होता है, तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन तक तो जाना ही चाहिए, ताकि हमारा ब्रेन उस टेस्ट को परसीव कर सके, पहचान सके कि वो कौन सा टेस्ट है। ठीक, तो फिर उसको उसका रिप्लाई देता है कि हाँ भैया ये कौन सा टेस्ट है। तो इसके लिए आपको ग्लोसल फेरेंजियल नर्व्स भी प्रेजेंट रहते हैं। तो यहाँ पर नॉर्मली आपको ये लग रहा होगा कि ब्लड सप्लाई, ये नए नए नाम आपको देखने को मिल रहे होंगे, वेनस ड्रेनेज में भी नए नए नाम देखने को मिल रहे होंगे, नर्व सप्लाई में भी आपको नया नाम दिख रहा है। तो आप जब नर्वस सिस्टम पढ़ोगे तो वहाँ आपको क्रेनियल नर्व्स के बारे में डिस्कस होगा। ठीक, वहाँ पर आप पढ़ोगे, क्रेनियल नर्व्स के बारे में स्टडी करोगे, तो वहाँ पर आपको सारे नर्व्स क्लियर हो जाएंगे कि हाइपोग्लोसल नर्व्स का क्या फंक्शन होता है, ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व्स का क्या फंक्शन होता है। जैसे आप आई पढ़े होगे तो आई में आप पढ़े होगे ऑप्टिक नर्व्स होता है। तो ऑप्टिक नर्व्स का क्या काम होता है, जो रेटिना पर इमेज बनता है उस इमेज को ब्रेन तक पहुंचाने का काम करता है। तो वैसे ही ये सारे नर्व्स के कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम होते हैं। ठीक है, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, और यहाँ पर हम लोग देखेंगे आपका 10th नंबर। यहाँ पर देखिए, ये है हमारा टंग का एनाटमी। ठीक, टंग का क्या है, स्ट्रक्चर है। यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि टंग में टोटल कितने पैपिला प्रेजेंट होते हैं और वो पैपिला कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो ये टंग है, टंग कैसा होता है, मस्कुलर ऑर्गन है। ठीक, तो देखिए ये फिलीफॉर्म पैपिला होता है। फिलीफॉर्म पैपिला कहाँ होता है, मिडिल वे में प्रेजेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट है फिलीफॉर्म पैपिला। ठीक, और ये फोलिएट पैपिला कहाँ होता है, लेटरली प्रेजेंट होता है, ये साइड में प्रेजेंट है। लिंगुअल टॉन्सिल कहाँ है, लिंगुअल टॉन्सिल यहाँ होता है, और पैलाटिन टॉन्सिल कहाँ होता है, यहाँ होता है। और सर्कमवैलेट पैपिला कहाँ होता है, देखिए यहाँ पर वी शेप में बना हुआ है, वी शेप में बना हुआ है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कमवैलेट पैपिला बोलते हैं। फंगीफॉर्म पैपिला कहाँ होता है, फंगीफॉर्म पैपिला नॉर्मली जैसे फंगी होता है, देखिए कि मशरूम जैसा छत्ता जैसा होता है। ठीक, अम्ब्रेला शेप में होता है, वैसे ही फंगीफॉर्म पैपिला का शेप होता है। तो फंगीफॉर्म पैपिला हमारे जीभ के कहीं कहीं पर प्रेजेंट रहता है। ठीक, अल्टरनेटली मतलब कि अल्टरनेटिव वे में ये प्रेजेंट रहता है। तो ये है आपका टंग का एनाटमी। तो आई थिंक ये आपको क्लियर होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, और नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग क्या देखेंगे, इसके फर्दर स्टडी के बारे में देखेंगे। अब हम लोग यहाँ पर टीथ के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक, सबसे पहले देख लेते हैं कि इसका फंक्शन क्या होता है, टंग का क्या क्या फंक्शन होता है। पहले तो मास्टिकेशन में हेल्प करवाता है, च्यूइंग में हेल्प करवाता है, डिग्लूटेशन में हेल्प करवाता है। डिग्लूटेशन और स्वलोइंग और डिग्लूटेशन दोनों का मतलब सेम होता है, मतलब कि खाना को घुटना, मतलब कि एसोफेगस में पहुंचाना। ठीक, स्पीच में हेल्प करवाता है, बोलने में हेल्प करवाता है। ठीक, टेस्ट मतलब जो भी खाना आप खाते हो उसका कुछ ना कुछ तो टेस्ट होना चाहिए ना, तो उस टेस्ट को महसूस करवाने में ये हेल्प करवाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टीथ क्या होता है। ऑब्वियस सी बात है, आपके पास सारे इंसानों के पास, सारे एनिमल के पास टीथ होता है। यदि टीथ ना होए तो कोई भी हार्ड सब्सटेंस को आप खा नहीं पाओगे, उससे टीयर नहीं कर पाओगे, उससे च्यू नहीं कर पाओगे, उसे छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। ठीक, तो कहीं ना कहीं टीथ का बहुत ही मेन रोल होता है। हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है टीथ के बारे में। टीथ हम लोग स्टडी कर रहे हैं, देखो, the human teeth function to mechanically break down into the food by cutting and crushing them in the preparation for swallowing and digestion. Human have 4 types of teeth. Human के पास कितने टाइप ऑफ टीथ होते हैं, 4 टाइप के टीथ होते हैं। पहला इंसिजर होता है, केनाइन होता है, प्रीमोलर होता है एंड मोलर होता है, ईच विथ अ स्पेसिफिक फंक्शन। और सारे के कुछ ना कुछ फंक्शन होते हैं। ठीक, कुछ टीयरिंग करने में हेल्प करते हैं, कुछ च्यूइंग करवाने में हेल्प करवाते हैं, कुछ बाइटिंग के लिए हेल्प करवाते हैं। तो इनका कुछ ना कुछ काम होता है, ऐसे ही नहीं फालतू में प्रेजेंट नहीं होते हैं टीथ। ओके, ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं, जस्ट जोक अपार्ट, हम लोग आगे चलते हैं और स्टडी को कंटिन्यू करते हैं। तो ये हो गया आपका टीथ का ओवरव्यू। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे इनके फंक्शन और इनका स्ट्रक्चर पहले देख लेते हैं। तो पहले स्ट्रक्चर देखते हैं कि कहाँ पर कौन सा टीथ प्रेजेंट रहता है। तो देखिए ये क्या है, माउथ है। ऑब्वियस सी बात है, आपको पता होगा कि ये क्या है, माउथ है। माउथ में आपको दिख रहा है कि ऊपर और नीचे आपको लिप्स दिख रहे हैं और फिर आपको टीथ दिख रहा है। तो देखिए जो केनाइन है, केनाइन वाला पार्ट यहाँ पर है। ठीक, केनाइन, फिर से आपको क्या दिख रहा है, ये लेटरल इंसीजर यहाँ है, केनाइन यहाँ पर भी है। ठीक, सेकेंड मोलर, थर्ड मोलर, फर्स्ट मोलर,
मतलब कि एक साइड में दिया हुआ है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड मोलर दिया हुआ है, और फिर आपको फर्स्ट प्रीमोलर और सेकेंड प्रीमोलर दिया हुआ है, मतलब सारा लोकेशन शो कर दिया गया हुआ है। इंसिसर कहाँ होता है, केनाइन कहाँ होता है, प्रीमोलर कहाँ होता है और मोलर कहाँ होता है, इस फिगर में आपको शो कर दिया गया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग 1 बाई 1 टीथ के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो टीथ में हम लोग सबसे पहले देखेंगे क्या, डिसिडियस और प्राइमरी टीथ। प्राइमरी टीथ देखेंगे, प्राइमरी जैसे कि छोटा बच्चा जो होता है, जो 20 साल के अंदर में रहते हैं स्टूडेंट या फिर बच्चे या फिर चाइल्ड जो भी होता है, तो इनमें क्या होता है कि नॉर्मली इनके टीथ को हम लोग प्राइमरी टीथ कहते हैं। क्यों कहते हैं प्राइमरी टीथ, इसलिए कहते हैं क्योंकि 20 साल तक हमारे टीथ कहीं ना कहीं टूटते हैं और फिर नए टीथ में कन्वर्ट होते हैं, नए टीथ जो कि परमानेंट टीथ में कन्वर्ट होते हैं। 10 आर फाउंड, यहाँ से 10 आर फाउंड इन द मैग्जिला, मतलब अपर जॉ में 10 फाउंड किए जाते हैं, और 10 टीथ कहाँ फाउंड किए जाते हैं, मैंडिबल वाला पोर्शन में। मैंडिबल का मतलब होता है जो हमारा जॉ एरिया होता है, नीचे का एरिया होता है। मैग्जिला ऊपर का एरिया होता है और मैंडिबल नीचे का एरिया होता है। क्लियर। तो इनके यहाँ पर फॉर्मूला भी दिए गए हुए हैं कि फॉर अ टोटल ऑफ 20, टोटल 20 टीथ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कहाँ 20 टीथ प्रेजेंट होते हैं, प्राइमरी टीथ में टोटल 20 टीथ प्रेजेंट होते हैं, और इनका डेंटल फार्मूला क्या होता है, 2102 बाई 2102। 2 आपका इंसिसर, एक केनाइन, 0 मोलर, 2 प्रीमोलर, मतलब कि ये एक फार्मूला होता है इसका। और नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, स्टार्ट टू कम इन एरप्ट एट द 6 मंथ ऑफ एज। सॉरी 20 एज तक नहीं होता है, 20 एज तक दांतें टूटते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये रिप्लेस होता है धीरे धीरे, परमानेंट टीथ में रिप्लेस होने लगता है 60 मंथ ऑफ एज तक, 6 मंथ ऑफ एज तक। ठीक है, यहाँ तक में कोई डाउट? आगे चलते हैं। इन द प्राइमरी सेट ऑफ टीथ 2 टाइप्स ऑफ इंसिसर, मतलब कि प्राइमरी टीथ में क्या होते हैं, 2 टाइप ऑफ इंसिजर प्रेजेंट होते हैं, एक सेंट्रल होता है, एक बीचों बीच होता है, और एक लेटरल होता है। ठीक, केनाइन, एक केनाइन प्रेजेंट रहता है, 2 टाइप्स ऑफ मोलर प्रेजेंट रहते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड मोलर। और प्राइमरी टीथ आर नॉर्मली लेटर रिप्लेस्ड विथ देयर परमानेंट काउंटर पार्ट, और धीरे धीरे जो प्राइमरी टीथ होता है धीरे धीरे किस में रिप्लेस होता है, परमानेंट टीथ में वो रिप्लेस होने लगते हैं। क्लियर। तो टीथ में हम लोग प्राइमरी टीथ में क्या देखें कि जो प्राइमरी टीथ होता है ये नॉर्मली चाइल्ड में पाया जाता है, 6 मंथ ऑफ एज तक पाया जाता है, और धीरे धीरे ये एरप्ट होने लगते हैं, टूटने लगते हैं, और धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होने लगते हैं, परमानेंट टीथ में कन्वर्ट होने लगते हैं। और यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो प्राइमरी टीथ का क्या फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है 2102 बाई 2102। ये आपका डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है, डिटेल्ड नॉलेज है, और यदि आप इसे लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, लेकिन ये आपके लिए डिटेल नॉलेज है यहाँ से। और फिर हम लोग ये देखें कि जो इंसिसर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर होता है, इन कितने अमाउंट में प्रेजेंट रहते हैं। तो 2 टाइप ऑफ इंसिसर प्रेजेंट रहता है, पहला सेंट्रल होता है और दूसरा लेटरल होता है, और 1 केनाइन प्रेजेंट रहता है, 2 मोलर प्रेजेंट रहते हैं, किस में, प्राइमरी टीथ में। ठीक, ऑल प्राइमरी टीथ आर नॉर्मली लेटर रिप्लेस्ड विद देयर परमानेंट काउंटर पार्ट, और जितने भी आपके प्राइमरी टीथ होते हैं वो धीरे धीरे किस में रिप्लेस होने लगते हैं, परमानेंट टीथ में रिप्लेस होने लगते हैं। क्लियर। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ क्या होता है, जैसे कि प्राइमरी टीथ से जो टीथ परमानेंटली कन्वर्ट हो जाता है, परमानेंट टीथ में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनके हम लोग फार्मूला देखेंगे और उनके मतलब कि वो कितने नंबर में प्रेजेंट रहते हैं। अमोंग द परमानेंट टीथ में 16 आर फाउंड इन मैगिला, 16 कहाँ पर फाउंड होते हैं, अपर जॉ में, मतलब मैगिला में फाउंड होते हैं, और 16 कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, लोअर जॉ, मतलब कि मैंडिबल वाले पार्ट में प्रेजेंट रहते हैं। तो टोटल परमानेंट टीथ कितने होते हैं, 32। ठीक, और इनका डेंटल फार्मूला क्या होता है, 2123 बाई 2123। यदि आप क्या आप समझ, आई थिंक कि आपको समझ में आ जाएगा होगा कि 2123 क्या होता है और 2123 क्या होता है। 2 का मतलब होता है इंसिजर सबसे पहला आई इंसिजर रहेगा, फिर आपका केनाइन रहेगा, फिर आपका मोलर रहेगा, फिर आपका प्रीमोलर रहेगा। ठीक,
एज 21 ऑल 32 ऑफ द परमानेंट टीथ हैव यूजुअली इरप्टेड, और 21 एज होते होते पूरा 32 जितने भी परमानेंट टीथ होते हैं वो इरप्ट हो जाते हैं, मतलब कि वो धीरे धीरे इरप्ट होकर आपका कंटिन्यू हो जाते हैं परमानेंट में। द परमानेंट टीथ आर द, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे परमानेंट टीथ क्या क्या होता है। 2 इंसीजर होता है, 2 इंसीजर होते हैं, ठीक, जिनका काम क्या होता है कटिंग में हेल्प करते हैं। 1 canine होता है जिनका काम क्या होता है टीयरिंग में हेल्प करते हैं। 2 प्रीमोलर होता है जिनका काम क्या होता है क्रशिंग में हेल्प करते हैं, ठीक। और 3 मोलर होते हैं, इनका काम क्या होता है ग्रिंडिंग, मतलब कि ग्राइंडिंग करने में हेल्प करते हैं, ग्राइंड करने में हेल्प करते हैं, ठीक। और इसे थोड़ा बहुत और कुछ दिया हुआ है, आप इसे एक बार देख लेना है, ठीक। और जहाँ पर आपको समझना है तो आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं टीथ, यहाँ देख लेते हैं टीथ का ये क्या है डायग्राम है, एनाटमी है टीथ का। देखिए ये क्राउन वाला पोर्शन होता है, ये इनेमल होता है जो वाइट पोर्शन होता है। दांत का जो वाइट पोर्शन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं इनेमल बोलते हैं। ये डेंटाइन, इनेमल के जस्ट नीचे डेंटाइन होता है। डेंटाइन कहाँ प्रेजेंट होता है, गम और इनेमल के बीच में प्रेजेंट होता है डेंटाइन, ठीक। ये पल्प होता है, जहाँ पर जितने भी ब्लड वेसल्स होते हैं ये पल्प वाला पोर्शन में प्रेजेंट होते हैं। ये नर्व्स हो गया, ये ब्लड वेसल हो गया, ये बोनी पार्ट हो गया, ये रूट हो गया, ये नेक हो गया। इनके 3 पार्ट होते हैं, क्राउन, नेक और रूट। क्लियर, आई थिंक ये क्लियर होगा आपको। मैं इसे थोड़ा क्लीन कर दे रहा हूँ ताकि आप इसे अच्छा से देख लो, ठीक। हम लोग आगे चलते हैं। तो ये है आपका टीथ के सारे पार्ट्स, ठीक। जैसे कि सबसे पहला पार्ट क्या होता है इनेमल होता है। तो यहाँ पर इनेमल्स के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, डेंटाइन के बारे में कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहला पार्ट इनेमल का क्या लिखा हुआ है, इनेमल इज द हार्डेस्ट एंड मोस्ट हाईली मिनरलाइज्ड सबस्टांस ऑफ द बॉडी। जो इनेमल होता है वो सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है और मिनरल से बना हुआ पार्ट होता है। इट इज़ वन ऑफ द 4 मेजर टिश्यू, ये क्या होता है कि एक मेजर टिश्यू से बना हुआ होता है, विच मेकअप द टूथ, जो कि टूथ बनाने का काम करता है, अलॉन्ग विथ डेंटाइन। और इसके साथ साथ क्या बनाता है, डेंटाइन भी बनाता है, सीमेंटम भी बनाता है, डेंटल पल्प भी बनाता है। 96% ऑफ द इनेमल कंसिस्ट ऑफ मिनरल, मतलब ये है कि जो इनेमल का 96% होता है वो किससे बना हुआ होता है, मिनरल से बने हुए होते हैं, ठीक। आई थिंक मिनरल्स आपको क्लियर होगा क्या होता है मिनरल्स। विथ वाटर ऑर्गेनिक मटेरियल कॉम्प्राइजिंग द रेस्ट, कुछ भाग इसमें पानी भी प्रेजेंट रहता है और फिर कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल भी प्रेजेंट रहते हैं इसमें। द नॉर्मल कलर ऑफ इनेमल वेरीज फ्रॉम लाइट येलो टू ग्रेस वाइट। और टीथ का कलर कैसा होता है, यदि आपसे कोई पूछ दे कि भैया बताओ टीथ का कलर कैसा होता है, तो आप क्या बताओगे। नॉर्मल टीथ का कलर होता है आपका लाइट येलो होता है और फिर ग्रेस कलर, ग्रेस वाइटिश कलर का होता है थोड़ा बहुत, ठीक। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं डेंटाइन। डेंटाइन के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, डेंटाइन क्या होता है। डेंटाइन इज द सबस्टांस बिटवीन द इनेमल और सीमेंटम। ये एक सबस्टांस होता है, ये एक मटेरियल होता है जो कि हमारे इनिमल्स के साइड में प्रेजेंट रहता है एंड पल्प चैम्बर में प्रेजेंट होता है। पल्प हम लोगों ने पीछे वाले डायग्राम में देखे कि पल्प क्या होता है, जहाँ पर ब्लड वेसल्स ज़्यादा प्रेजेंट रहते हैं। द पोरस येलो मटेरियल इज मेड अप ऑफ 20% इनऑर्गेनिक मटेरियल, 20% ऑर्गेनिक मटेरियल होता है और 10% वाटर बाई वेट। अब यदि आपसे कोई पूछे कि बेटा बताओ कि डेंटाइन का क्या कॉम्पोजिशन होता है, तो उस समय आप ये लिख सकते हो, इसका मतलब कि जो डेंटाइन होता है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, कितने % क्या प्रेजेंट रहता है, और इनऑर्गेनिक मटेरियल कितना % होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल कितना % होता है, और वाटर बाई वेट कितना % होता है। तो ये सब आप लिख सकते हो। क्लियर, आगे चलते हैं हम लोग। डेंटाइन इज मिनरलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू विथ एन ऑर्गेनिक मैट्रिक्स ऑफ द कोलाजिनियस प्रोटीन। ये कोलाजिनस प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है, एक प्रकार से ये प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। सीमेंटम हम लोग देखते हैं, सीमेंटम क्या होता है। सीमेंटम इज द स्पेशलाइज्ड बोन लाइक स्ट्रक्चर कवरिंग द रूट ऑफ द टूथ। जो टूथ होता है उसके एरिया को, उसके बाहरी एरिया को कवर करने का काम कौन करता है, सीमेंटम करता है। नाम से ही पता चला ये सीमेंट है। जैसे कि घर बनाते हैं हम लोग, तो घर को बनाने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, एक सीमेंट मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे ही हमारे दांत के
स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए, आउटर कवरिंग को मेंटेन करने के लिए एक स्पेशल लाइक सब्सटेंस का यूज किया जाता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सीमेंटम बोलते हैं। इट्स कलरेशन इज येलोइश, येलो, ये येलो कलर का होता है, येलोइश कलर का होता है। इसका कलर कैसा होता है, येलोइश कलर का होता है। एंड इट इज़ सॉफ्टर दैन द डेंटाइन एंड इनेमल, और ये इनेमल से थोड़ा सॉफ्टर होता है। ठीक, डेंटाइन और इनेमल से कैसा होता है, सॉफ्टर होता है, सॉफ्ट होता है। डेंटल पल्प, डेंटल पल्प क्या होता है, द डेंटल पल्प इज द सेंट्रल पार्ट्स ऑफ द टूथ। डेंटल पार्ट ये क्या होता है, सेंट्रल पार्ट होता है, किसका, टूथ का सेंट्रल पार्ट होता है, फिल्ड विथ सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू। सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू से ये क्या होता है, फिल्ड होता है। द टिश्यू कंटेन ब्लड वेसल, टिश्यू क्या कंटेन करता है, ब्लड वेसल कंटेन करता है, किसके टिश्यू, डेंटल पल्प के। ठीक, और नर्व्स दैट इंटर द टूथ फ्रॉम द होल एट द एपेक्स ऑफ द रूट। मतलब कहने का ये है कि यहाँ पर आपका काफ़ी मात्रा में ब्लड वेसल प्रेजेंट रहते हैं। ब्लड वेसल का काम क्या होता है, यहाँ पर आर्टरीज, वेन, नर्व्स, ये सब प्रेजेंट रहते हैं। इन्हें भी कहीं ना कहीं, जो हमारे टूथ होते हैं, दांत होते हैं, उन्हें भी कहीं ना कहीं न्यूट्रिएंट्स का रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। यदि मान लो कि टूथ को भी एनर्जी ना मिले तो क्या होंगे, वो धीरे धीरे उसमें टॉक्सिसिटी जनरेट होने लगता है, वो डिके होने लगेंगे, टूटने लगेंगे। इसलिए आगे चलते हैं हम लोग। फंक्शन ऑफ टीथ, टीथ का क्या क्या फंक्शन होता है। 2 इंसिसर होते हैं जिनका काम क्या होता है, कटिंग के लिए ये हेल्पफुल होते हैं। 2 केनाइन होता है, इनका काम क्या होता है, टीयरिंग के लिए हेल्पफुल होते हैं। 2 प्रीमोलर होता है, इनका काम क्या होता है, क्रशिंग के लिए ये हेल्पफुल होते हैं। और 3 मोलर होते हैं जो कि ग्राइंडिंग में हेल्प करते हैं। ठीक, एरप्शन, एरप्शन का मतलब क्या होता है, टूथ एरप्शन इन ह्यूमन इज द प्रोसेस, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है इन द टूथ डेवलपमेंट इन विच द टीथ इंटर द माउथ एंड बिकम विजिबल। इरप्शन का मतलब ये होता है कि मतलब कि टूथ विजिबल होने लगते हैं, दिखने लगते हैं। प्राइमरी टीथ इरप्ट इनटू द मंथ फ्रॉम द अराउंड 6 मंथ अंटिल 2 years ऑफ एज। जो प्राइमरी टीथ होता है, जो प्राइमरी टीथ होता है वो कितने सालों तक विजिबल रहता है, ये नॉर्मली अराउंड 6 मंथ तक, ये 6 मंथ से लेकर 2 year तक के एज में ये विजिबल हो जाता है। ठीक, और धीरे धीरे ये डिग्रेड होने लगता है। डिग्रेड होने के बाद परमानेंट टीथ में ये धीरे धीरे कन्वर्ट होने लगता है। और परमानेंट टीथ का इरप्शन कब हो जाता है, 21 ईयर से ये फुल्ली इरप्ट हो जाते हैं, मतलब कि वो फुल्ली विजिबल हो जाते हैं। टोटल 32 टीथ हमें दिखने लगता है, 21 और 22, नॉर्मली 20, 21, 22 तक हमें दिखने लगता है परमानेंट टीथ फुल्ली। नेक्स्ट, ब्लड सप्लाई, जो टीथ होता है या जो टूथ होता है, टूथ सिंगुलर होता है और टीथ प्लूरल होते हैं, ये आपको आई थिंक क्लियर होगा। तो टूथ में जो ब्लड सप्लाई होता है वो किसके थ्रू होता है, मैक्सिलरी आर्टरी के थ्रू होता है। कौन सा आर्टरी होता है, मैक्सिलरी आर्टरी। मैक्सिला, जो मैक्सिला एरिया है उसी से ये मैक्सिलरी आर्टरी का नाम लिया हुआ है। और वेनस ड्रेनेज किस वेन से होता है, इंटरनल जुगुलर वेन से होता है। किससे होता है, इंटरनल जुगुलर वेन से होता है, क्लियर। और नर्व सप्लाई किससे होता है, मैक्सिलरी नर्व से होता है और मैंडिबुलर नर्व से होता है। तो ये इनके नाम में ही इनके वेन छुपे हुए हैं, नर्व छुपे हुए हैं और आर्टरी छुपा हुआ है। तो ये हमारा माउथ का सारा कुछ क्लियर हुआ। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे सैलिवरी ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड के बारे में हम लोग डिस्कस करें, क्योंकि माउथ में वो भी प्रेजेंट रहता है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसे कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में, सेकेंड वीडियो में हम लोग इसे कवर करेंगे। ये हमारा फर्स्ट वीडियो है। सेकेंड वीडियो में हम लोग कवर करेंगे सैलिवरी ग्लैंड के बारे में डिस्कस करेंगे। और फिर टोटल ये 5 वीडियो में कवर किया जाएगा। तो आप इस चैनल से बने रहना। थैंक यू। यदि आपको ये वीडियो समझ में आया हो या फिर अच्छा लगा हो तो आप लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करना। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।